तो आज पेश होगा अंतरिम बजट। सबसे पहली ये बड़ी खबर, जहां मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट आज पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। किसानों को इसमें बड़ा तोहफा मिल सकता है। तो अलग अलग वर्ग जिनको सीधा लाभ मिलने वाला है, विस्तृत तौर पर आपको जानकारी दें तो किसानों की आज सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है। कल भी हमने खबर आपको दिखाई थी और आज भी इसी को लेकर ये फॉलोअप जानकारी सामने आती हुई ये बताया गया है कि हो सकता है कि किसानों की सम्मान निधि में 3,000 तक का इजाफा हो। 6,000 की राशि 9,000 की जा सकती है। महिला किसानों को एक और बड़ा तोहफा 12,000 किए जाने की जानकारी कल भी सामने आई थी और आज भी इसी प्रकार का जिक्र है कि जैसे ही निर्मला सीतारमण आपको वित्त मंत्री के तौर पर बजट पढ़ती हुई नजर आने वाली हैं, सीधे तौर पर सौगात महिलाओं को और किसानों को मिलती हुई नजर आई। तो अंतरिम बजट है, लोकसभा चुनाव से पहले का ये बजट, चुनावी बजट जिसे अक्सर विपक्ष कहता है। लेकिन दूसरी ओर कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा भी कर चुके हैं कि चलिए ये तो अंतरिम बजट है, लेकिन सरकार बनने के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद हम एक और पूर्ण बजट लेकर आने वाले हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो उनकी बात में कल झलक रहा था, अच्छा खासा दावा उन्होंने बहुमत पाने का पेश कर दिया है। तो नए सदन में आज अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है और खास फोकस जो है वो किसान और महिला पर है, जहां पर महिलाओं को एक बड़ा तोहफा तो सरकार दे ही सकती है और साथ ही किसानों के लिए भी जो समर्थन मूल्य है या यूं कहेगी जो अन्न दरें हैं वो भी होंगी। और आज पेश होने वाले बजट में खासतौर पर जो व्यापारी संगठन हैं उनको एक बड़े फायदे की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के लिए कुछ खास लेकर आएंगे, किसानों के लिए बहुत कुछ खास लेकर आएंगे और महिला किसानों को 12,000 रुपए सम्मान निधि की बात कही जा रही है। आप देखिए कि महिला किसानों को बड़ा तोहफा तो मिल ही सकता है और साथ ही साथ किसानों की सम्मान निधि बढ़ाए जाने की भी बात कही गई है। तो नए सदन में आज पेश होने वाला है बजट और लगातार इसको लेकर जो विपक्ष है वो हमलावर है, क्योंकि उनको ये चुनावी बजट समझ में आ रहा है। लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जनता के लिए जो काम किए हैं और बेहतर करने के लिए, बेहतर सुगम व्यवस्थित करने के लिए खासतौर पर महिला किसानों को और अन्य किसानों को भी ये बजट लाया जा रहा है। और अब चलिए आपको बताते हैं कि बजट क्यों खास है। चुनाव वाले साल में अंतरिम बजट पेश होता है और आने वाले 2 महीने में अनुमानित खर्च का ब्यौरा जरूर ये बजट आपको स्पष्ट कर देता है। तो वित्तीय हिसाब किताब का लेखा जोखा तय होता है। नए सरकार के कार्यभार संभालने तक राजस्व प्राप्तियों का अनुमान भी लगाया जाता है। तो मौजूदा योजनाओं को जारी रखने के लिए वित्तीय प्रावधान जरूरी है। और अंतरिम बजट में कई सारी नई योजनाएं जिनका जिक्र अक्सर किया जाता है वो जरूर नहीं होती हैं, क्योंकि वो पूर्ण बजट में शामिल की जाती हैं। इस बजट में नई नीति नहीं बनाई जा सकती है, ये नियम है। लोकसभा चुनाव के बाद चुनी गई नई सरकार की तरफ से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा और उसमें आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कुछ नई नीति जरूर सामने आएगी। तो अंतरिम बजट को लेकर ये पूरे पॉइंट्स हम आपको दिखा रहे हैं और कल जो हलचल हुई है उस पर भी सभी की नजर। कल की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र का ही कल आगाज हुआ था। तो वहीं आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं और इसके पहले आज अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने अयोध्या में राम मंदिर के, उन्होंने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया था, जहां मंदिर के निर्माण और लोकसभा के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के प्रावधान वाला कानून पारित होने पर सरकार की सराहना की। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जिसे संबोधित किया राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि पिछले 10 साल में देश में वो काम हुए हैं जिनका इंतजार देश को दशकों से रहा। और फिलहाल वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कल इतिहास बनी। पहली बार नई संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, दोनों ही सदनों के सदस्य मौजूद रहे। आगे सिंगल आप देखेंगे, बहुत ही खास भारतीय लिहाज से ये तस्वीरें। बिल्कुल। और बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बात की। उन्होंने 2024 की राम राम कहकर अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी तीखा हमला किया। साथ ही विपक्ष से बजट सत्र के दौरान उत्तम व्यवहार की भी नसीहत की। तो 2024 के वर्ष का राम राम
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। तो महतारी वंदन योजना को साय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज से ही प्रदेश भर में योजना को लागू करने का फैसला किया गया और इसके तहत महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और तेंदुपत्ता संग्रहण पर 5,500 रुपए किया जा चुका है इस दर को। ये साय कैबिनेट की बैठक के बाद सीधे बड़े फैसले की जानकारी। महतारी वंदन योजना जो मध्य प्रदेश की तर्ज पर शुरू करने का वादा मोदी की गारंटी के तौर पर किया गया था छत्तीसगढ़ में, उसे पूरा किया है। प्रदेश के तेंदु संग्राहक परिवारों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसके तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। और बड़ी मोदी की गारंटी देने का निर्णय आज मंत्रिपरिषद ने और लिया है, जिसके बारे में आप लगातार पूछते थे। महतारी वंदन योजना प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से, साथ ही महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय किया है। तो डिप्टी सीएम को आपने सुना, कल हुई बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए उस बारे में वो जानकारी दे रहे थे। और साथ ही साथ ना सिर्फ मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए, बल्कि सीएम साय हाई लेवल मीटिंग करते हुए भी नजर आए। मंत्रालय में सीएम ने नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा के लिए बैठक रखी थी। तो प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे इस दौरान। सीएम ने जवानों के हौसले की तारीफ की। नक्सलियों के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई, ये भी उन्होंने कहा। राजधानी रायपुर का एक बार फिर से जिक्र, जहां कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों के बारे में भी आपको जानकारी दें। पूर्ववर्ती सरकार के छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम को निरस्त करने का फैसला सरकार ने लिया है। तो केंद्र जीएसटी के सभी संशोधनों को स्टेट जीएसटी में लागू किया जाएगा, ये भी फैसला शामिल है। और इन तमाम खबरों के बाद बात भोपाल की कर लेते हैं, जहां बीएमएचआरसी में सीबीआई का छापा पड़ा है। 20 अधिकारियों की जांच टीम एक साथ दबिश देने पहुंची। डायरेक्टर चैम्बर में दस्तावेज खंगाले गए हैं। तो अस्पताल में खरीदी से जुड़ा पूरा मामला, जहां खरीदी में गड़बड़ी के बाद सीबीआई का ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बीएमएचआरसी में सीबीआई का छापा, 20 अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। डायरेक्टर चैम्बर में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो खबर भोपाल से है। औद्योगिक त्रासदी भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के लिए बनाए गए भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में आज सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की।
20 से ज्यादा अफसरों की टीम अचानक भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचती है और यहां की प्रशासनिक बिल्डिंग में जाती है और वहां पर अपनी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर देती है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि लगातार सीबीआई को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में दवाइयों समेत अन्य सामग्री की, अन्य इक्विपमेंट्स की खरीदी में भारी आर्थिक तौर पर जो गड़बड़ियां हैं वो की जा रही हैं और उसी के बाद सीबीआई ने ये पूरी कार्रवाई की है। लगातार 5 से 6 घंटे तक जो सीबीआई की टीम है वो बीएमएचआरसी में मौजूद रही है और डायरेक्टर समेत यहाँ के जो अन्य अधिकारी हैं उनसे पूछताछ भी की गई। वहीं सीबीआई की कार्रवाई के दौरान किसी भी कर्मचारी को घर के जाने की अनुमति या कैंपस से बाहर जाने की अनुमति से भी उनको इनकार किया गया कि आप अभी बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि कार्रवाई चल रही है और बड़े पैमाने पर जो दस्तावेज हैं उनको जब्त किया गया है, रिकॉर्ड्स जो हैं उनको जब्त किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है और जल्दी सीबीआई इस पूरे मामले में कई खुलासे कर सकती है। कई खुलासे इस पूरे मामले में चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि सीबीआई की ये जांच कब पूरी होती है, दस्तावेजों को कब तक खंगाला जाता है और उसके बाद कितनी बड़ी अनियमितताएं निकलकर सामने आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और अब बात भोपाल से हम खबर की, जहां टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला। एआईसीसी ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जहां टिकट वितरण में पारदर्शिता को लेकर ही फैसला लिया गया है। तो एक बार फिर से बड़े दावे के ट्रांसपेरेंसी होगी। प्रवीण पाठक को न्याय प्रोजेक्ट का चेयरमैन बना दिया गया है। न्याय प्रोजेक्ट का पहला चरण उड़ीसा विधानसभा चुनाव से शुरू होने वाला है। चूंकि आप ये देखेंगे कि कांग्रेस ने अपने स्तर पर तमाम परिवर्तन किए हैं और एक बार फिर से टिकट वितरण का नया फॉर्मूला लेकर कांग्रेस आगे आई। और बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों की। आज मुरैना के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले। सुबह 11:30 बजे मुरैना कलेक्ट्रेट में एक बड़ी बैठक उनके द्वारा आयोजित की जा रही है। तो इस बैठक के दौरान कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के संबंध में बैठक होगी। मुरैना में जन आभार यात्रा में शामिल होंगे सीएम, जहां चंबल संभागीय समीक्षा बैठक होगी और ग्वालियर में भी सीएम के कई कार्यक्रम होने वाले हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आकाशा एयर उड़ान का भी उद्घाटन आज मुख्यमंत्री को करना है। ये तमाम चीजें जो आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल रहने वाली हैं। सबसे महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। तो बजट, छत्तीसगढ़ और एमपी की खबर के बाद अब हम बात करेंगे झारखंड की उस खबर की जिस पर पूरे देश की नजर है। बात हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की, जहां ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर उन्हें ईडी दफ्तर लेकर पहुंचे हैं। ईडी दफ्तर में हेमंत सोरेन को रात भर रखने के बाद आज सुबह कोर्ट में पेश किया जाना है। तो कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी की ओर से उनकी 15 दिन की रिमांड भी मांगी जा सकती है। तो ईडी के दफ्तर में रखे गए हेमंत सोरेन से मिलने के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची। हेमंत सोरेन का मेडिकल जांच भी किया गया और उससे पहले कल दोपहर 1:19 पर ईडी की टीम सीएम आवास में दाखिल हुई थी। वहां उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। सवाल जवाब के दौरान रात 8:30 बजे सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास से बाहर निकले और सीधे राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। इसके बाद ईडी हेमंत सोरेन को अपने साथ दफ्तर ले गई। और बात करेंगे बीजापुर की, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर ने पिकअप को टक्कर मारी और 4 लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। और इस घटनाक्रम पर 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीजापुर नैमेड हाईवे पर यह हादसा हुआ। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो छत्तीसगढ़ में धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई। धान खरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। अभियान जारी और अब तक 142.2 लाख
2-3 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। किसानों को 29,318 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। तो 4 फरवरी तक समय सीमा बढ़ाई गई है धान खरीदी की। अभी भी जो किसान रह गए हों वो अपना धान बेच सकते हैं। शनिवार और रविवार को भी धान खरीदी होगी। इस बारे में भी आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से मानवीयता दिखाई गई। बहुत अच्छे स्तर पर धान खरीदी इस बार छत्तीसगढ़ में हुई। इसके बावजूद इजाफा अवधि में किया गया है। और अब बात करेंगे उस खबर की जो आपके लिए जाननी जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तत्काल प्रभाव से पेटीएम की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए ग्राहक जुड़ने पर रोक लगा दी है। जी हां, आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को यह आदेश जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। और खबर महासमुंद से, जहां वन भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप 117 आदिवासी महिलाओं को वन विकास निगम के अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया। मामला लोहारडीह के वन विकास निगम के कक्ष क्रमांक 860 में अतिक्रमण का। इन गिरफ्तार महिलाओं में 4 गर्भवती हैं। कुछ दुधमुहे बच्चे की मां भी शामिल हैं, जिनके लिए वन विकास निगम के अधिकारियों ने कोई व्यवस्था नहीं की है। यहां तक कि उन गर्भवती महिलाओं को अपनी सुविधा से न्यायालय तक आने की बात कहकर छोड़ दिया गया। हमन ह इतना झन सब आए हन तो अपन हक के लिए लड़त हन। हमन ह ओकर कारण यहाँ तक हमन ह किस आरोप में गिरफ्तार किए? जंगल है जो अपन खुद कमा बर हमन ह खेती हमन मन कर नहीं है, तो ओला हमन खेत बना के करबो करके पकड़े हैं। और युवाओं के लिए मोहन सरकार ने आज खजाना खोल कर रखा है। आज मोहन सरकार एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। तो एक दिन में एक साथ 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार दिया जाएगा। स्वरोजगार के लिए 5,151 करोड़ 18,90,000 राशि प्रस्तावित है। मुरैना में सीएम का कार्यक्रम आज होने वाला है, जहां रोजगार संपन्न बनाने के लिए संकल्प की शुरुआत मुख्यमंत्री आज करेंगे। और अब बात करेंगे भिंड जिले की, जहां रौन थाना क्षेत्र के इंदुरखी गांव के सिंध नदी घाट पर हथियारों की दम रेत का अवैध खनन और परिवहन का मामला यहां से एक बार फिर से सामने आता हुआ। तो कैमरे में कैद हुए हथियार बंद लोग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हथियारों की दम पर भरे जा रहे हैं रेत के ट्रैक्टर और ट्रॉली। रेत का अवैध परिवहन की शिकायत लेकर गांव के सरपंच ने शिकायत की थी और मामले की जांच कराने के आश्वासन भी दिए गए थे। भिंड कलेक्टर ने मामला सिंध नदी के इंदुरखी गांव से जुड़ा हुआ बताया। प्रशासन वीडियो की जांच भी करा है। तो आपको बता दें कि एक और बड़ा मामला रेत के अवैध परिवहन से जुड़ा हुआ। तो ग्वालियर में मैरिज गार्डन में आग लग गई। आतिशबाजी की चिंगारी से सिलेंडर में आग भड़क गई। मैरिज गार्डन का सारा सामान जल चुका था। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन उससे पहले आग की जो भीषण तस्वीरें सामने आई हैं वो निश्चित भी हैरान कर देने वाली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आसपास भी कोहराम मच गया। तो आतिशबाजी के चलते ये आग लगी। अफरा तफरी का माहौल रहा और काफी सामान जलकर खाक हो गया। लाखों के नुकसान। और अब डिंडौरी से अगली बड़ी खबर, जहां कन्या छात्रावास से 2 नाबालिग बच्ची गायब बताई गई हैं। तो 29 जनवरी से लापता हैं बच्चियां और आज थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई। छात्रावास अधीक्षिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2 दिन बाद दर्ज कराया गया मामला और अब जांच की जा रही है कि आखिरकार बच्चियां दोनों कहां गई हैं। बताया कि 29 तारीख को 7 बजे ये आगंतुक पंजी में किराना दुकान जाने का विवरण दर्ज करके बाजार गई है और फिर इसके बाद जो है नहीं लौटी। शाम के 5 बजे जब मैंने उपस्थिति ली तो लड़कियां 2 नहीं मिली, अनुपस्थित पाई गई। अनुपस्थित पाए जाने पर मैंने पूरी जांच की, उनके पालकों से बात की। एक पालक की मां ने बताया, एक बच्ची की मां ने बताया है कि वो कल तक आ जाएगी।
और अब भोपाल से बड़ी खबर का जिक्र, जहां एमपी के 18 यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित की गई हैं। यूजीसी ने डिफॉल्टर घोषित किया। लोकपाल पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है। तो रैगिंग पर रोक के लिए लोकपाल नियुक्ति का नियम बना, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज इसे फॉलो नहीं कर रही थी और उसी का ये नतीजा कि 18 यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में डिफॉल्टर घोषित की गई हैं। एक पूरी लिस्ट सामने आई है, इसमें तमाम बड़ी बड़ी शैक्षणिक संस्थाओं का भी नाम शामिल। कुल मिलाकर ये संख्या 18 है। सभी 18 यूनिवर्सिटीज डिफॉल्टर घोषित की जा चुकी है। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां ओला स्कूटर की बैटरी में एक बार फिर से ब्लास्ट को लेकर सूचना सामने आ रही है। तो ब्लास्ट के बाद घर में लगी भीषण आग और आग में डॉक्टर दंपति सहित 3 लोग झुलसे। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग लगने के ठीक बाद ही पूरे घर को चपेट में लिया। जो लोग इसके अंदर मौजूद थे वो भी पूरी तरह से झुलस गए हैं। ओला स्कूटर में ब्लास्ट को लेकर एक और सूचना, एक और ऐसी खबर जो आपको सावधान कर रही है। तो ब्लास्ट के बाद घर में भीषण आग लग गई। स्कूटर की बैटरी में ब्लास्ट हुआ और इसके चलते पूरा घर इसकी चपेट में आ गया। आग में डॉक्टर दंपति झुलस गए हैं और आप देखिए कि आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। स्कूटर की बैटरी में ब्लास्ट के चलते ये पूरी आगजनी की वारदात हुई। तो इस घटना में डॉक्टर दंपति झुलस गए। और अब रायपुर से अगली बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएं। एनआईटी स्टूडेंट ने खुदकुशी की कोशिश की है। तो खुद के शरीर पर विस्फोटक बांधकर ब्लास्ट किया। छात्र को गंभीर हालत में एम्स में भर्ती किया गया। छात्र पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो एनआईटी स्टूडेंट ने खुदकुशी करने की कोशिश की। शरीर पर विस्फोटक बांधकर उसने आत्महत्या की कोशिश की और छात्र की हालत काफी गंभीर है। एम्स में भर्ती किया गया। पहले भी इसने आत्महत्या की कोशिश की थी। रायपुर में बम बांधकर खुदकुशी की कोशिश का ये बड़ा मामला सामने आया है। सेगे युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, एक और ऐसा मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ जो हैरान कर देने वाला है, पूरा घटनाक्रम बताइए। देखिए, अवंतिका, बिल्कुल हैरान कर देने वाली ये घटना है। आखिर उस दीक्षांत नामक जो छात्र है वो उसने विस्फोटक पदार्थ लाया कहाँ से और इस तरह से विस्फोटक बांध करके अपने ऊपर आत्महत्या सुसाइड करने का प्रयास किया है। और ये इससे पहले भी वो इस तरह का प्रयास है वो कर चुका है। अभी फिलहाल उसके वजहों का पता नहीं चला है। गंभीर अवस्था में उसे एम्स में फिलहाल भर्ती कराया गया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस तरह की क्या स्थितियां बन पड़ी थी कि जिसकी वजह से वो इस तरह विस्फोटक डाल करके सुसाइड करने का प्रयास कर रहा था। तो फिलहाल पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है और विस्फोटक का जो पदार्थ है वो कौन सा है वो भी अभी उसका पता नहीं चला है। फिलहाल उसकी जांच में भी जुटी हुई, लेकिन ये दूसरा अटेम्प्ट बताया जा रहा है जो प्रारंभिक जांच में जो सामने आया है। इससे पहले भी जो युवक है वो इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो पहले भी इस तरीके की घटना को अंजाम दे चुका है और अब छात्र गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बड़ी जानकारी, जहां 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है। तो चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का मर्डर किया गया। सिर को पत्थर से कुचला गया, गले में रॉड डालकर हत्या की गई। बहुत ही निर्मम तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मिड डे मील के बाद से बालक स्कूल से लापता था। गांव में स्थित गौठान के कमरे में बालक का शव मिला। शव मिलने के बाद से गांव में तनाव का माहौल। अर्जुंदा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला ग्राम चीचा बताया गया है। मौके पर अर्जुंदा पुलिस पहुंची है। पूरी टीम तथ्यों को खंगालने का प्रयास करे कि आखिर कौन इस 10 साल के बच्चे का दुश्मन हो सकता है। इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। बहुत ही चौंका देने वाला ये पूरा घटनाक्रम। चौथी क्लास में पढ़ने वाले इस बच्चे का मर्डर हुआ है। पहले
सिर को पत्थर से कुचला गया और उसके बाद गले में रॉड डालकर इस बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो बेहद ही निराशाजनक और हैरान कर देने वाला ये पूरा सनसनीखेज घटनाक्रम। और अब जबलपुर का जिक्र करेंगे, जहां पूर्व विधायक रामबाई की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जबलपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 मामलों में सजा सुना दी है। तो 2 अलग अलग मामलों में पूर्व विधायक रामबाई को 3-3 महीने की सजा सुनाई गई। कलेक्टर और बिजली कर्मियों से अभद्रता करने के मामले दर्ज है। रामबाई पथरिया विधानसभा में बीएसपी पार्टी से रह चुकी हैं विधायक। रामबाई के साथ ही 5 साथियों को भी सजा सुनाई गई है। दमोह कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। बड़ी खबर जबलपुर से। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कई बार भारी पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया है इंदौर में। नौकर पर मालिक ने भरोसा किया, लेकिन इस भरोसे के बदले लगी कई बड़ी चपत। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सीसीटीवी में दिख रहे इस शख्स के बारे में शायद ही अंदाजा था। ये कुछ ऐसा करने वाला है जो किसी सदमे से कम नहीं होगा। तस्वीरों में देखिए, ये स्कूटी पर सवार होता है फिर चला जाता है। तस्वीरों से ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस शख्स के स्कूटी से जाते ही मालिक को लग गया चूना, वो भी 8 लाख का। यकीन ना हो तो मालिक की बात सुन लीजिए। फैक्ट्री पर ऑफिस में बैठा हुआ था और मेरे अकाउंटेंट साहब साथ में बैठे हुए थे, तो मैंने उसको हमारी एक फैक्ट्री और है दूसरी, मैंने उसको वहाँ स्टिकर के लिए भेजा कि वहाँ स्टिकर ले आओ जाके। और इतने में मैंने बोला एक काम कर, चाय भी लेते हुए आना। 20 रुपये मैंने इसको दिए और मैंने चाय भी लेते हुए आना। और मतलब मेरे जो गाड़ी के अंदर एक बैग रहता है, उसको पता है कि उसमें पैसे रहते हैं, पेमेंट कहीं से आया हुआ था। वो गाड़ी में बैग मैंने रखा ही था मॉर्निंग में आज, और उसको पता था। और मैं एकदम बातों में लगा और गाड़ी की चाबी ली उसने, मतलब चाबी मैंने उसको दी थी। और मैं मतलब सीए से बात करने में लगा, अपने अकाउंटेंट से बात करने में लगा। और इतने में वो अपनी उसने चाबी उठाई और वो गाड़ी लेके गया, चाय लेने गया, तो अभी तक आया ही नहीं। अब पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल संदीप नाम के स्कूटी सवार व्यापारी पंकज कसेरा के यहाँ काम करता था। पंकज ने स्कूटी की डिक्की में 8 लाख कैश रखे थे और इस बीच पंकज ने संदीप को चाय लेने के लिए भेजा, लेकिन संदीप स्कूटी से निकला तो वापस ही नहीं आया। उसी लड़के का फोन आया सुबह 6 बजे कि बोले मैं अभी ये अरविंदो पे खड़ा हुआ हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और आप आना, आके आप आ जाइए अरविंदो पर और पैसे लेके आना। समझो उसमें 8 लाख से ऊपर समथिंग अमाउंट है। मजे की बात तो ये है कि सुबह संदीप ने पंकज को फोन भी किया और स्कूटी कहाँ है ये भी बताया। साथ ही खुद के एक्सीडेंट में घायल होने की झूठी जानकारी भी दी। ऐसे में यूपी के बस्ती के रहने वाले शातिर संदीप को लेकर व्यापारी ने शिकायत की है। उम्मीद है कि जल्द संदीप पुलिस की गिरफ्त में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत पर आयकर विभाग का शिकंजा कस गया है। तो आईटी विभाग ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिस पर सियासत भी गर्मा गई है। कोयला घोटाला के आरोपों से घिरे छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के केनाबांध स्थित निवास और पाइप फैक्ट्री में आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। पूर्व मंत्री भगत के वाहन चालक महेंद्र कुमार के गाड़ा घाट स्थित घर में भी आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी। इनका कामकाज देखने वाले कर्मचारी के घर पर भी आईटी की टीम पहुंची। टीम ने दस्तावेजों की जांच की। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद अमरजीत भगत ने मीडिया के सामने बयान दिया। पूर्व मंत्री भगत ने कहा, परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं सर, विरोधियों का चाल है। बलरामपुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के निजी सहायक राजेश वर्मा के घर पर भी छापा मारा गया।
तो वहीं अतुल शेटे के रायगढ़ स्थित निवास पर भी आईटी की टीम पहुंची। अतुल शेटे अमरजीत भगत के ओएसडी रहे हैं। अमरजीत भगत पर आईटी के छापे पर महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूरी होगी। आईटी, ईडी अगर कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेसियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वहीं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि ईडी, आईटी, सीबीआई बीजेपी के टूल के रूप में काम कर रही है। शासन प्रशासन इसमें काम कर रही है। ईडी अगर छापा मार रही तो कांग्रेसियों को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास है काला धन है तो ईडी उसको छापा मार रहा है, आईटी उसको मार रहे हैं, इनकम टैक्स वाले मार रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी टूल के रूप में ईडी, आईडी, सीबीआई इन तमाम एजेंसियों का उपयोग कर रही है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ के रूप में अब ये उनके संगठन में भी अनऑथराइज्ड तरीके से शामिल हो गया। आईटी की टीम दुर्ग भी पहुंची, जहां बिल्डर अजय चौहान के यहां छानबीन की गई। आईटी की इस बड़ी कार्रवाई पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब अगली बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां लाखों की धोखाधड़ी करने का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे गए, जहां 6 लोगों से ठगे गए 30 लाख रुपए। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। अब पहले आरोपी की निशानदेही पर बाकी अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की तैयारी पुलिस कर रही है। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के हमले के बाद अब मुठभेड़ का ड्रोन वीडियो सामने आया है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में नक्सली देखे जा सकते हैं। और इस बीच सीएम ने नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। पूरा घटनाक्रम इस रिपोर्ट के जरिए देखें। सुकमा में बीजापुर जिले के सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ का ड्रोन वीडियो सामने आया है। वीडियो में नक्सली कमांडर हिड़मा की कंपनी नंबर 1 के नक्सली जवानों को घेरने के लिए पोजीशन लेते देखे जा सकते हैं। कैंप पर और सर्चिंग कर रहे जवानों पर हिड़मा के इशारों पर 300 नक्सलियों ने हमला किया था। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 6 नक्सली मारे गए थे। वीडियो में बड़ी संख्या में नक्सली दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सीएम ने नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीएम के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। टेकुलगुड़ा के पास नक्सली मुठभेड़ में हमारे 3 जवान शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए। तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने भी आए हैं। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है। टेकुलगुड़ा में कल ही सुरक्षा शिविर, सुरक्षा कैंप शुरू हुआ था और अचानक हमारे जवानों के ऊपर में अटैक हुआ, लेकिन लगातार ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। नक्सली हमले के बाद टेकलगुड़ा गांव एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। यहां 2021 में 22 जवान शहीद हुए थे। नक्सलियों के इस गढ़ में जवान कैंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर विजय शर्मा ने कहा कि टेकलगुड़ा एक ऐसी जगह है जहां जाना मुश्किल होता है। ये जवानों के लिए बहुत बड़ी जीत है। यहाँ जाना मुश्किल होता है, वहाँ कैंप लगाया जाता है। कल सुकमा के जवान शहीद हुए हैं, उनके चरणों को छूकर नमन करता हूँ। सरकार हर समय उनके परिवारों के साथ है। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार जो भी प्रावधान है वो सभी पूरे करेंगे। जो कुछ हुआ है कल, उसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके चरणों को छूकर नमन करता हूं और सरकार हर समय उनके परिवार के साथ होगी। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार में जो कुछ प्रावधान है, बहुत अच्छे प्रावधान हैं, वो सारे प्रावधान पूरे किए जाएंगे। परंतु कल की घटना का विषय ये है कि एक बड़ी जीत जवानों ने दर्ज की है। उस स्थान पर जहां कुछ भी जाना संभव नहीं था, वहां पर अब विकास का कैंप लग रहा है। चर्चा के लिए
हर क्षण हर पल तैयार है, किसी भी माध्यम से तैयार है। हमारे नौजवान अगर राह भटके हैं तो मुख्यधारा में लाने के लिए कभी भी बात की जा सकती है, लेकिन समाज को बहुत दर्द हो चुका है और न सहा जाए, ऐसा समाज का कहना है। आपको बता दें कि कल सुकमा के टेकलगुड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे। शहीद हुए जवान आसाम, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। और सीजीपीएससी में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी जानकारी। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है। तो 28 जिलों में 2 सत्रों में ये परीक्षा होगी, जहां पहली पाली में सुबह 10 से 12 बजे तक जनरल स्टडी की परीक्षा होगी और दूसरी पाली में दोपहर 3 से 5 बजे तक लिया जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो भी अभ्यर्थी सीजीपीएससी में एग्जाम देना चाहते हो, उनके लिए तारीखें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। दोनों ही पालियों को लेकर जानकारी हमने आपको दे दी है। 11 फरवरी को प्रीलिम्स, 28 जिलों में 2 सत्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली पाली 10 से 12 बजे तक की और दूसरी पाली 3 से 5 तक। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज़ पर छापा